असल में कोयले की राख होती है। कलर जो है वो बड़ा सीमेंट की तरह। साइज इसका क्या होता है? वही स्टैंडर्ड साइज है जो आम ईंट का होता है। फ्रेश के ऊपर चढ़े हैं और उसमें हमारे पास कोई फर्क नहीं आ रहा। इसमें नमी का कोई सीन नहीं होता। धूप ज्यादा है या सर्दी ज्यादा है तो उसको ट्रांसफर नहीं होने देती, अंदर वेस्टेज बहुत कम होती है। जो भट्टे से मिट्टी की बनाई जाती है उसका तकरीबन 14 रुपये गालबन रेट चल रहा है। उसके मुकाबले में इसकी कीमत कितनी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, भट्टे में ईंटें बनती हुई तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको ईंट दिखाने जा रहा हूं वो कोयले की राख से बनती है। ये ईंट किस तरह बनती है, ये प्लांट मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर काम जारी है। सारा प्रोसेस आपको दिखाऊँगा कि ईंट कोयले की राख से किस तरह बनाई जाती है, ये जो मिट्टी वाली ईंट होती है उससे किस तरह फ़ायदेमंद है और ये किस तरह आपके लाखों रुपये बचा सकती है। तो आइए मेरे साथ आपको पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं और फिर इसके फ़ायदे भी बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं भाई कैसे हैं? क्या आप टेक्नोलॉजी ले आए हैं कि आप कोयले के खाके से जो सा ईंट बना रहे हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमने ये कुछ रिसर्च के बाद हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। अच्छा। और हम जो है वो रॉ मटेरियल जो है, जो वो मटेरियल जो मार्केट में यूज़ नहीं हो रहे, जो भी कंस्ट्रक्शन हज़रात में वो मटेरियल वेस्ट हो जाते हैं, हम उन्हीं को रीयूज़ करके तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बेहतरीन ईंटें बना रहे हैं जो ईंटें दूसरी ईंटों से की निस्बत डबल स्ट्रेंथ रखती हैं, डबल से भी बल्कि ज़्यादा रखती हैं और कम खर्चे में तैयार हो जाती हैं। ये असल में कोयले की राख होती है? जी असल में ये इम्पोर्टेड कोयला होता है। अच्छा। ये सामने ही वो अगर आप देख सकते हैं तो आपके हमारे वो सामने ही कोयले की राख है। कलर जो है वो बड़ा सीमेंट की तरह। क्या है मतलब ये फर्निश, मतलब कोई इम्पोर्टेड कोयला होता है ये? जी ये इम्पोर्टेड कोयला होता है और यही इस कोयले की राख को हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। अच्छा। और ये फ्लाई ऐश जब सीमेंट में इस्तेमाल होती है, सीमेंट की ग्रेडिंग के लिए। कोयले की राख के साथ साथ कौन सा मटेरियल मतलब इस ईंट में यूज़ होता है? कोयले की राख के साथ साथ हम इसमें स्टोन डस्ट इस्तेमाल करते हैं। स्टोन डस्ट वो मटेरियल है जो हम क्रश वगैरह जहाँ पे प्लांट पे बनती है और वहाँ पे जो वेस्टेज बच जाता है उसको हम स्टोन डस्ट कहते हैं। ये हमारे पास सामने स्टोन डस्ट का ढेर लगा हुआ है, मतलब जिसको बजरी बोलते हैं, ये उसका वेस्टेज है? जी ये उसका वेस्टेज है। ये भी वेस्टेज से आप कह रहे हैं? बिल्कुल, ये भी वेस्टेज से ही है। और बाकी इसमें दूसरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेत है। अच्छा, मतलब रेत और सीमेंट तो आम यूज़ हो गया उसकी मजबूती के लिए। तो ये बेसिकली ये इसकी ड्यूरेबिलिटी पे नहीं इम्पेक्ट डालता कि आप वेस्टेज जो है वो एक कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं? इसकी ये जो है ना फ्लाई ऐश, स्टोन डस्ट, ये अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ भी रखते हैं। अच्छा। फ्लाई ऐश की तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है और फ्लाई ऐश जो हमारे पानी को गंदा कर रही है, हमारी ज़मीन को गंदा कर रही है, तो उसी वजह से अब ये फ्लाई ऐश को हम इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। इससे हमारा जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, साथ साथ आपसे बात भी करेंगे। अच्छा, ये अब इसमें मिक्सिंग के लिए डाला जा रहा है, ये पहला स्टेप है आपका? जी ये मिक्सिंग के लिए हम इसमें मटेरियल जो है ना वो डाल रहे हैं और ये हमारा मिक्सिंग प्लांट है। इसमें सारी ये मिक्सिंग हो के तो हम आगे फर्दर इसको कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए हम इसको कितना टाइम लगता है मिक्सिंग में? इसको हम सारा इसमें माल डंप करने के बाद 2 से 3 मिनट तक जो है ना इसको हम मिक्सिंग करते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सिंग जो हो जाए। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो सी है वो आम ईंट के मुकाबले में किस तरह ज़्यादा बेहतर है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसको कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी नॉर्मल ईंट से 3 गुना ज़्यादा है। अच्छा। अगर नॉर्मल ईंट की हमारे पास 1200-1300 PSI आ रही है तो इसकी हमारे पास 3000 प्लस PSI आती है। अच्छा। PSI मीन पर स्क्वायर इंच। हमारे पास जो पाउंड है, हम वेट जो उस पर डाल रहे हैं वो 1 स्क्वायर इंच पे वो कितना ईंट जो है वो अपना वजन बर्दाश्त कर सकती है, ऊपर से प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है। आम ईंट कितना करती है? आम ईंट जो है वो 1200 के राउंड बोर्ड करती है। अच्छा, इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। साइज़ इसका क्या होता है? वही स्टैंडर्ड साइज़ है जो आम ईंट का होता है? इसका ये जो नॉर्मल हमारे पास क्ले ब्रिक्स होती है उससे इसका साइज़ बड़ा होता है थोड़ा सा। किस तरह बड़ा होता है? आम ईंट का तो साइज़ होता है 9, 4, 4.5 और 3। 9, 4.5 और 3। जी जब वो शुरू में उसका साइज़ यही होता है, जब उसकी भट्टे में पकाई होती है उसमें श्रिंकेज हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है, उसमें सूतर 1.5 सूतर का जो है ना वो फ़र्क आ जाता है। अच्छा। और इसमें क्योंकि इसमें सारी जो है कोई ऐसी वो श्रिंकेज वाली बात नहीं होती, ये एग्जैक्ट साइज़ होता है इसका, हर ईंट का साइज़ सेम होता है इसमें। अच्छा, ईंट की ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब जिस तरह अव्वल ईंट, दोयम ईंट और सोयम ईंट, इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं? नहीं, इसमें जो है ना वो हमारी परसेंटेज भी होती है कि हम किस परसेंटेज पे बना रहे हैं।
अब हम अगर सीमेंट की परसेंटेज कम कर देंगे तो वो लो क्वालिटी की बन जाएगी। मतलब इसमें ये अव्वल दोयम या स्वयं वाला सीन नहीं होता, ये अव्वल ईंट ही होती है जी। इसमें अगर आप इसकी कंपोजिशन चेंज कर लें तो आप वो इसको लो लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपोजिशन अच्छी रखते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी हमारे साथ जो वो पहले हमने ब्रिक्स बनाई है और जिनके हमने पहले टेस्ट किए हुए हैं, वो हमारी राउंड अबाउट 3000 के। मतलब आपका कहना ये है कि जो आम ईंट होती है वो भट्टे में पकने के बाद उसका साइज़ कम हो जाता है, जबकि इसका साइज़ जो है वो एग्जैक्ट वही रहता है 9, 4.5 और 3, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जब आप अगर कोई दीवार बना रहे हैं तो उसमें दीवार में बहुत फ़र्क आ जाता होगा, ईंटें कम लगती होंगी जी। इसमें वो उसका साइज़ कम हो जाता है, इसका साइज़ कम नहीं होता। अमूमन अगर हम 37 रद्दे अगर लगते हैं वो दूसरी ईंट के, अगर हम वो उसकी ब्रिक में ऐसे नहीं कर रहे हैं, अगर दूसरी ईंट के 37 रद्दे लगते हैं तो बनिस्बत उसके इसके जो है ना वो 35-36 रद्दे लगेंगे। इनके कहने का मकसद ये है, रद्दों मीन्स मैं आपको आम लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि अगर एक दीवार में 37 लाइनें बन रही हैं ईंटों की, तो इस ईंट की 35 बनेंगी, जिसमें से 2 लाइनें आपकी बचेंगी। एक तो ईंट की बचत होगी, दूसरा आपकी लेबर बचेगी, तीसरा आपका टाइम बचेगा। अगर फॉर एग्जांपल आम कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर हमारे घर पे एक दीवार बनाने पे 1000 रुपया लग रहा है, तो इस ईंट को लगाने पे कितने पैसे लगेंगे? अगर हम वो मतलब इस ईंट के इस्तेमाल के बाद कितने पैसे लगेंगे? अगर हम दूसरी ईंट को इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो अगर उस पे हमारा लग रहा है 1 लाख रुपया, हाँ जी, 1 लाख रुपया हमारा ब्रिक मैसनरी में लग रहा है, तो अगर हम इस ईंट को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सीमेंट की मद में जो वो जहाँ पे लाख रुपया लगना था, हाँ, वहाँ पे हमारा जो है वो 60,000 लगेगा। 1 लाख की कंस्ट्रक्शन पे हमारा 40,000 बचाती है यही। 40,000 बचाती। अच्छा, इसकी सबसे ज़्यादा बड़ा मसला हमारे ख़ास तौर पे जो आता है लाहौर में या पाकिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा मसला होता है सैलाब आ जाता है दीवारों पर, नमी आ जाती है, तो उससे पूरी की पूरी दीवार जो है वो ख़राब हो जाती है। इसका सैलाब इसमें आता है सैलाब या नहीं आता? इसमें सबसे जो मेन बेनिफिट है ना स्ट्रेंथ के बाद, वो यही है कि इसमें सैलाब बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसमें सैलाब बिल्कुल नहीं आता। मुझे लग रहा है हमारा मिक्सिंग वाला प्रोसेस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप इसका ये बेल्ट से आगे आ रहा मटेरियल, हम इधर से इसको बेल्ट के जरिए, ये कन्वेयर बेल्ट हम इसको कहते हैं, मिक्सिंग के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए हम उस मशीन की ट्रॉली में जो है ना ये सारा मटेरियल डंप कर देते हैं। आगे चलते हैं स्टेप के पास, वहाँ से देखते हैं। अच्छा, इस ट्रॉली में भी कुछ किया जाता है? इस ट्रॉली में सिर्फ माल जो है वो उसको नीचे हम शिफ्ट करते हैं। डायरेक्ट सांचो में माल जा रहा है आगे, वो सांचो से आगे हम हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से उसको वो नीचे कंप्रेस करेंगे। अच्छा, ये इसका जो साइज़ है वो आपने पहले से सेट किया होता है सारा? जी जी, साइज़ हमने पहले से सेट किया हुआ है। जैसे ये सांचो में माल आएगा, हमारे पास ये वाइब्रेशन मोटर हैं। वाइब्रेशन मोटर की मदद से हम वो जो माल का उसमें जो मटेरियल है उसके वाइड्स हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ इसमें वो एक लकड़ी का बोर्ड भी है, उसका क्या फंक्शन है? लकड़ी का जो बोर्ड है, आप इस तरफ आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर हमारा जो है वो ईंटें बन के तो बाहर निकलेंगी मशीन से। मतलब ये ऑटोमेटिकली एक बोर्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है जब नेक्स्ट वाले पे ईंटें लग जाती हैं, ये नीचे से जाता है। ठीक है। अच्छा, ये अब आगे जाएगा और आगे जाके वहाँ पर इसके ऊपर ईंटें लगाई जाएंगी। आप देख रहे हैं कि पहले वो वहाँ पर ट्रॉली से माल जब नीचे आया है, आगे आने के बाद और सांचों के बाद उस लकड़ी के बोर्ड के ऊपर सारा माल आ रहा है। जी जी, ये लकड़ी के बोर्ड के ऊपर। अच्छा, अब ये एग्जैक्ट साइज में ये तैयार होके बाहर निकल आया फाइनल फॉर्म? ये एग्जैक्ट फॉर्म में अब इधर से मशीन से बाहर निकल आएगा। ठीक है। मशीन से बाहर निकलने के बाद फर्दर इसका प्रोसीजर जो है वो हम इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। और उधर से फिर पट्टों से उतार के हम इनको जो है ना वो एक सीक्वेंस के साथ तैयार होके भी आ जाता है। तब भी अगर इस पे वेट डाला जाए तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है। वाइब्रेशन के बाद इसमें ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और हाइड्रोलिक प्रेस और वाइब्रेशन की मदद से हम ये इनिशियल स्ट्रेंथ इसकी काफ़ी आ जाती है। जो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे भाई इस पे वो इस तरह फ्रेश के ऊपर चढ़ रहे हैं और उसमें हमारे पास कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मतलब लाइव आप देख रहे हैं कि अभी ये तैयार होके निकला ही था, मतलब ड्राई भी नहीं हुआ, तब भी उस पर जब वेट डाला गया है, मतलब नॉर्मली अगर मिनिमम ये वेट भी देखा जाए तो कम से कम भी ये कुछ 60 से 70 किलो तो होगा, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा ईंट के ऊपर और वो वैसी की वैसी है। जैसे जैसे ये ड्राई होगा वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब चलते हैं उस तरफ जहाँ पे माल को ड्राई किया जा रहा है, तो आइए साथ।
पीछे देख सकते होंगे कि माल को जो है वो ड्राई के लिए रखा गया। अच्छा अजीम भाई, अब इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ, थोड़ी इसके यूज़ के लिए कि आम आदमी उस ईंट की बजाय इस पे शिफ्ट क्यों हो, ये थोड़ी सी तफसील हमें बताएं। सबसे पहले तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो दूसरी ईंट से 3 गुना ज़्यादा होती है। हाँ जी, ठीक है। उसके दूसरा नंबर इसकी इसमें डैम्पनेस जो है वो ना होने के बराबर होती है। हाँ। जब हम पेंट करते हैं दीवारों पे तो हमारी वो दीवारें ख़राब हो जाती हैं, नमी आ जाती है उनमें, इसमें नमी का कोई सीन नहीं होता। और तीसरा ये इसमें हीट रेजिस्टेंस होती है, और ये आपकी जो बाहर से अगर धूप ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देती अंदर। और तीसरा हमारे पास ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव होने के बाद और चौथा इसमें जो है वेस्टेज बहुत कम होती है। हाँ। दूसरी दूसरी ईंट है भट्टे की, उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। जो अव्वल ईंट है जो भट्टे से मट्टी की बनाई जाती है उसका तकरीबन 14 रुपये गालबन रेट चल रहा है, जो बहुत A1 जिसको अव्वल नंबर बोला जाता है। तो उसके मुकाबले में इसकी कीमत कितनी है? उसके मुकाबले में ये भी रेट अव्वल ईंट का जो है वही इसका रेट है। इनके रेट ऑलमोस्ट बराबर हैं। फ़ायदे देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। जो अव्वल ईंट होती है भट्टे की, जी। हम उसका कर लेते हैं, मुकाबला कर रहे हैं अव्वल ईंट से भट्टे की ईंट से। तो वो अगर पानी एब्जॉर्ब करती है, कितने फ़ीसद वो एब्जॉर्ब करती है जो अव्वल ईंट होती है? जो अच्छी ईंट होती है उसको एक लिमिट है कि 15% से ज़्यादा नहीं करना हाँ चाहिए। जी। ये एक हमारे पास जो है ना वो ग्राफ है, और जितना कम अब्जॉर्ब करेगी पानी उतना उसके लिए अच्छा है। अच्छा। इतनी ईंट बेहतर होगी। मैक्सिमम तो उसकी ये रेशो हमारी- क्या आती है? उसकी अमूमन उसकी रेशियो जो है वो 12%, 13%, 14% तक आती है। लेकिन इसके हमारे पास परसेंटेज जो है वो 2%, 3% इतनी आती है। मतलब 10% का फ़र्क आता है कि वो जो अव्वल ईंट जिसको हम कहते हैं, वो जो एक रेशो सेट की गई है इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, वो ये है कि 12 से अगर 13% एक ईंट पानी एब्जॉर्ब कर रही है तो वो बहुत अच्छी ईंट है। मतलब अगर इससे ज़्यादा करेगी तो वो ख़राब ईंट है, वो अव्वल में नहीं आएगी, वो 2 में चली जाएगी। उसका भी मुकाबला अगर करें तो भाईजान ये सिर्फ 2% पानी एब्जॉर्ब करती है। अब जो माल थोड़ा ड्राई हो गया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं कि आखिर में इसकी फॉर्म कितनी निकलती है और ये कितनी स्ट्रेंथ है, और मैं आपका इसका वेट भी आपको दिखाऊंगा भी कि ये वेट कितना रखती है और इसकी मजबूती कितनी है। तो उस पोर्शन में भी चलते हैं, आए साथ मेरे। मैं उस पोर्शन में पहुंच चुका हूं जहां पर फाइनल लेआउट निकलती है फ्लाई एच से बनी हुई ईंट की। तो इसकी थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी भी देख लेते हैं लाइव कि असल में ये साउंड किस तरह करती है, क्या ये वाकई ड्यूरेबल है भी या नहीं है। तो थोड़ा सा ये अजीम साहब देख लें, बजा रहे हैं तो इसमें देखें, आपने देखा साउंड किस तरह आ रहा है। हमारे पास ये पुरानी ईंट भी इधर पड़ी हुई है, तो ये देखते हैं। ये देखें, ये वही ईंट है जो भट्टे में तैयार की जाती है मट्टी से। तो इसका साइज़ में भी देखने में भी काफ़ी फ़र्क लग रहा है। आप ये अगर थोड़ा सा साथ भी इसको रखेंगे तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना जोन सा ये क्वालिटी देख लें और ये क्वालिटी देख लें। नो डाउट ये थोड़ी सी रफ़ ईंट है, अव्वल वाली जो थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन फिर भी उसकी निस्बत भी ये ईंट बहुत बेहतर लग रही है। अच्छा, इसको भी ज़रा साथ साउंड करें, देखते हैं कि ये कितनी ड्यूरेबल है। मतलब आप देख रहे हैं कि उसका साउंड ही जोन सा है ना, वो आपको बता रहा है कि ये इतनी को ख़ास ड्यूरेबल नहीं है। अच्छा अजीम साहब, इसमें मुझे ये बताएं कि जो सीमेंट की लेयर लगती है वो आम ईंट के मुकाबले में कितनी कम होती है? जो नॉर्मल ईंट है उसमें लगती है हमारे पास सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। लेकिन इसकी जो लेयर है वो सूत्र 1.5 सूत्र तक से ज़्यादा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसकी जो वो सरफेस है वो स्मूथनेस उसमें ज़्यादा होती है। हम अगर इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने एक ईंट रखी, इसके ऊपर ये हमने दूसरी ईंट अगर रखी है, तो ये दूसरी ईंट में यहाँ से इसमें गैप बहुत कम है। इसमें अगर हल्की सी भी लेयर आएगी सीमेंट की, मार्टर की, तो वो आपस में अच्छी बॉन्डिंग कर जाएगी। अगर जैसे ही हम इनका कंपैरिजन करें, अगर ये हमने ईंट एक रखी है, ये रखी है, तो इसकी ये जो सतह है ये इसमें बहुत गैप है। और ये हमने जैसे ऊपर दूसरी ईंट रखी तो इसके ये वाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, इनमें आपका वो मार्टर जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। और दूसरा ये देखें कैसे ये हिल रही हैं, ये मामला ख़त्म करने के लिए हमें ज़्यादा मार्टर लगाना, मतलब सरफेस हमें प्लेन करने के लिए सीमेंट की लेयर ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है जी, बनने के बाद जब हम प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर में भी इसकी हल्की सी लेयर आएगी जब हम इसको प्लास्टर करेंगे। जबकि इसको प्लास्टर करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो सीमेंट मार्टर की कंजप्शन करनी पड़ेगी। अच्छा, साथ ही साथ इस प्लांट के जो दूसरे पार्टनर हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह इस आइडिया को लाहौर में लेके आए हैं, उन्होंने पहले कहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखी थी। तो आइए मेरे साथ वहाँ चलते हैं। अब मेरे साथ इस वक्त इरफान भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये प्लांट बेसिकली इधर लगाया है। इनसे पूछेंगे कि ये आइडिया इन्होंने कहाँ देखा था, पाकिस्तान में किस किस शहर में ये काम हो रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई।
वालेकुम सलाम। अच्छा इरफान भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि आप ये प्लांट लाहौर में मतलब आपने किसे देख के लगाया, आपको आइडिया कहाँ से आया था? सर एक्चुअली मैं 2011 से 2016 एंड तक यूके में स्पेंड किया है। तो उधर अक्सर एक ना हमारे बॉस ही थे, वो हमें बताते होते थे कि ये फ्लाई ऐश का घर है। एक घर था, उसकी लाइफ तकरीबन थी 650 साल पुरानी। अच्छा। तो वो हम अचानक ही उधर से गुजर रहे थे, कह रहे थे या विजिट करवाते हैं हम। तो वो फ्लाई ऐश का घर, हमें तो पता नहीं था कि फ्लाई ऐश क्या। जब पाकिस्तान में इधर मैं वापस आया 2016 अगस्त में, तो इधर एक वही ट्रेंड चल रहा था कि फ्लाई ऐश इधर सुनने को आया कि फ्लाई ऐश। यहाँ सबसे पहले काम कहाँ शुरू हुआ था? इधर एक्चुअली ये फ्लाई ऐश चली है ग्वादर से। अच्छा। ग्वादर से कराची, कराची से इस्लामाबाद, ये इस तरह ट्रेंड इधर आया है। ग्वादर में शुरू करने का क्या मेन रीज़न था वहाँ पे फ्लाई ऐश की कंस्ट्रक्शन? क्योंकि ग्वादर में ना उधर क्योंकि मल्टी करते हैं, उधर नमी वगैरह होती है। एक अगर रेवेन्यू में आए तो ये प्लांट कितने में एक आम आदमी अगर लगाना चाहे तो लगा सकता है? ये सर यूट्यूब से वीडियोस वगैरह लोग देख कि जनाब ये 30 लाख से 40 लाख से 50 लाख से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ। मेरा मशवरा ये है कि आपका ना 1 करोड़ का बजट होना चाहिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो ये 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है। अगर लाहौर में किसी भी जगह पे ईंट चाहिए हो तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जी हम लाहौर में कर रहे हैं, गुजरांवाले में कर रहे हैं, फैसलाबाद पहुँचा रहे हैं, हमारे अपने प्रोजेक्ट ओकाड़ा में भी चल रहे हैं, तो सियालकोट में भी जाती है जिधर कोई डिमांड। मतलब पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अगर ईंट चाहिए हो तो आप प्रोवाइड कर देंगे? जी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है ईंटों की, और ना तो कोई डस्ट है ना कोई स्मोक है, बल्कि जो वेस्टेज दीगर चीज़ों से होता है उसी को मिला के ये ईंट तैयार की जा रही है। और आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ईंट चाहिए तो आप हाफिज़ कंक्रीट से जो सा है रब्ता करके ईंट ले सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो सा है वो डिलीवरी कर रहे हैं, और इनके काफ़ी कामयाब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी बन चुके हैं। तो मेरा मशवरा ये जो है वो यही है कि आम ईंट की बजाय आप इस ईंट को प्रेफर करें, ताकि हम भी मुस्तकबिल की दौड़ में जो है बाकी मुल्कों की तरह शामिल हो जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।